हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम अध्याय 9 पढ़ेंगे आज। अध्याय 9 में क्षेत्रीय अध्ययन के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 8 तक समाप्त कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के शेष अध्याय को देख सकते हैं। ये हम SCERT बिहार बोर्ड क्लास 9 के भूगोल की बुक की हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, जो BPSC तैयारी 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये चैप्टर भी महत्वपूर्ण है। तो क्षेत्रीय अध्ययन के बारे में जानते हैं। पहला है, चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रीय अध्ययन जो है ये भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये मूलतः एक अध्ययन उपागम है जिसके द्वारा क्षेत्र विशेष के मानव और इसके प्रवेश के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। ये जानकारी मानव वातावरण संबंध को समझने में संजीवनी का काम करता है। अलग अलग क्षेत्रों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थितियों में अंतर पाया जाता है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के जीवन पर स्थलाकृति, जलवायु, अफवाह, कृषि उत्पादकता, औद्योगिक विकास, नगरीकरण इत्यादि का स्पष्टतः प्रभाव पड़ता है। लोगों के रहन सहन का तरीका इन सभी तत्वों से जुड़ा है। मानवीय गतिविधियां भी अपने परिवेश पर प्रभाव डालता है। इन बातों को समझने के लिए क्षेत्रीय अध्ययन आवश्यक है। हम इस अध्ययन विधि के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सूचनाएं संग्रह करते हैं और इनका विभिन्न विधियों से विश्लेषण भी करते हैं। क्षेत्रीय अध्ययन की कार्यविधि। क्षेत्रीय अध्ययन के लिए सर्वप्रथम क्षेत्र में जाकर के क्षेत्र का अवलोकन करते हैं और इस अध्ययन के उद्देश्य को आधार मान करके सभी पहलुओं पर विचार करते हैं। संबंधित प्रश्नावली तैयार करते हैं। प्रश्नावली से जो लिखित सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसे एकत्रित कर अध्ययन एवं विश्लेषण करते हैं। ये प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत हैं। क्षेत्रीय अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग होता है। क्षेत्र चयन हेतु इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि उस क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों को उसमें शामिल किया जाए, जैसे किसी क्षेत्र के जल स्तर में गिरावट, भूमि उपयोग, प्रदूषण के विभिन्न प्रकार जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि। प्राथमिक आंकड़े क्या हैं? ये आंकड़े निश्चित किए गए क्षेत्र में जाकर के एकत्रित किए जाते हैं। द्वितीय आंकड़े जो किसी स्रोत के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे कि नगरपालिका, ग्राम पंचायत, कृषि विभाग और जनगणना आदि। हम इसे समझेंगे कि जो प्राथमिक उद्देश्य है, प्राथमिक आंकड़े क्या हैं। ये आंकड़े निश्चित किए गए क्षेत्र में जाकर के एकत्रित किए जाते हैं और द्वितीय आंकड़े जो किसी स्रोत के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे कि नगरपालिका, ग्राम पंचायत, कृषि विभाग, जनगणना विभाग आदि। प्रश्नावली इस विधि में लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों को आवश्यकता के अनुसार पहले से ही शिक्षक की सहायता से तैयार कर लिया जाता है। सर्वेक्षण के लिए अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और प्रश्नों की प्रकृति, वांछित आंकड़ों की प्रकृति तथा वहां के लोगों की पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है। कुछ प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में हो सकते हैं, जैसे कि आप अपनी नौकरी करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में होगा। बहुविकल्पी वाले प्रश्नों के उत्तर में कुछ विकल्प दिए जाते हैं, उनमें से केवल एक विकल्प सही ही होता है। सर्वेक्षणकर्ता उस क्षेत्र में जाकर के सर्वप्रथम इस बात का पता लगाते हैं जो उस समय की ज्वलंत समस्या है। तत्पश्चात उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से प्रश्नावली के द्वारा जानकारी इकट्ठा करती हैं। इन प्राप्त आंकड़ों का अध्ययन कर प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, जिससे उस क्षेत्र की समस्या के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। जैसे बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का अध्ययन, किसी गांव या नगर की भूमि के उपयोग में क्या परिवर्तन आया, नगर में वाहनों की संख्या में वृद्धि से प्रदूषण के स्तर में कितनी वृद्धि हुई। एक उदाहरण के रूप में भूमिगत जल स्तर में गिरावट के कारणों तथा संरक्षण के उपायों का विवरण दिया जा रहा है। भूमिगत जल स्तर में गिरावट के कारण एवं उनका उपाय। जनसंख्या वृद्धि तथा उद्योग एवं कृषि के विकास के कारण भूमिगत जल का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा है, जिससे कि भूमिगत जल स्तर में गिरावट होने लगी है। कुछ इलाकों में भूमिगत जल स्तर खतरनाक स्तर से भी नीचे चला गया।
नगरीय तथा ग्रामीण दोनों ही इलाकों में भूमिगत जल स्तर में अभूतपूर्व गिरावट आई। नगरों में जनसंख्या विस्फोट तथा सीवर जैसी आधुनिक सुविधाओं के कारण जल की मांग बढ़ी है। नलकूपों के द्वारा गांव में सिंचाई किया जाता है, जिससे भूमिगत जल स्तर में गिरावट आती जा रही है। बिहार के गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद आदि जिलों में नलकूपों के द्वारा सिंचाई के कारण भूमिगत जलस्तर में स्पष्ट गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे कि इस क्षेत्र में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया। नगरों के कूड़े कचड़ों को बाहरी सीमा पर छोड़ दिया जाता है, जो वर्षा जल के साथ रिस करके जमीन के अंदर भूमिगत जल स्तर को प्रदूषित कर रहा है। अब मृदा जल की गहराई की माप कुओं में जल के स्तर को फीते से माप करके निश्चित किया जाता है। नलकूप बैठाने के क्रम में वेधन के समय पाइप की सहायता से भौम जल स्तर की गहराई मापी जाती है। वर्षा और शुष्क ऋतुओं में भौम जल स्तर में परिवर्तन होता है। आंकड़ों का दिनांक मौसम के अनुसार अंकित किया जाना चाहिए। कुओं के जल की गहराई की माप विभिन्न ऋतुओं के अनुसार अंकित किया जाना चाहिए। गहराई को मापकर भौम जल स्तर का सर्वसमोच्च रेखा मानचित्र बनाया जा सकता है। भूमिगत जल स्तर में गिरावट को दूर करने के उपाय नगरीय जनसंख्या को एक जगह व्यवस्थित कॉलोनी या बहुमंजिली इमारतें बना करके उन्हें के छतों पर जल संचय कर उस जल के द्वारा भूमिगत जल के पुनः भरण करने में सहायता मिलेगी। वर्षा जल को जमीन में गड्ढे बना करके उसे चार्जिंग पिट कहा जाता है। भूमिगत जल स्तर में सुधार किया जा सकता है। बिहार में भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल को विभिन्न सरकारी कार्यालयों के छतों के पानी को पाइप के द्वारा भूमि पर बने टंकी से जोड़े जाने की योजना है। इसी विधि को हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। प्रत्येक घर में इस विधि को अपनाने से भूमिगत जल स्तर में सुधार किया जा सकता है। भूमिगत जल स्तर में गिरावट का सर्वेक्षण करने के लिए किसी गांव या नगर के कुछ कुओं तथा नलकूपों का चयन कीजिए तथा इसकी तुलना 4 से 5 वर्ष पहले के जल स्तर से कीजिए। कुओं का जल स्तर मापने के लिए कुआं में रस्सी डाल करके उसे फीते की सहायता से माप कर उसकी गहराई नोट कीजिए। 4-5 वर्ष पहले के आंकड़ों को मिला करके उससे जल स्तर में हुई परिवर्तन का अनुमान हो जाएगा। भूमिगत जल स्तर वर्षा ऋतु से पहले तथा उसके बाद मापा जा सकता है। इससे भूमिगत जल स्तर पर वर्षा के प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित अनुसूची बनाई जा सकती है, जैसे कि नलकूपों की संख्या, वर्तमान जल स्तर, पहले का जल स्तर और जल स्तर परिवर्तन और ये परिवर्तन की दर। भूमि उपयोग के स्वरूप में परिवर्तन। भूमि उपयोग अध्ययन का उद्देश्य भूमि के वर्तमान उपयोगों की जानकारी प्राप्त करना है और भूमि उपयोग के क्षेत्रीय अध्ययन में पूरे गांव को लिया जा सकता है या उसके किसी एक टोले को या चयन क्षेत्र के आकार पर निर्भर करेगा। क्षेत्र बड़ा है तो उसके किसी एक भाग का या छोटा है तो पूरे क्षेत्र का अध्ययन किया जा सकता है। बच्चों, क्या तुम जानते हो तुम्हारे आसपास की भूमि का उपयोग किस रूप में हो रहा है? इसकी जानकारी एकत्रित कीजिए। किसी गांव के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण करते समय कैडस्ट्रल मानचित्र में सभी प्रकार की भूमि उपयोग को दिखाना जरूरी है। गांव के भूकर मानचित्र में खेतों का आकार तथा उनकी संख्या प्रदर्शित होती है। सर्वेक्षण करने से पूर्व क्षेत्र की कोई अस्थायी वस्तु संदर्भ बिंदु के रूप में चुन ली जाती है। मानचित्र में भूमि उपयोग संकेत चिन्ह द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण, गेहूं के खेतों को गा तथा धान के खेतों को धा चिन्ह से निरूपित किया जा सकता है। एक अलग मानचित्र पर मिट्टी के प्रकारों को उनके रंग और संरचना के अनुसार दिखा सकते हैं। मानचित्र पर खेतों के ढाल
अफवाह, संचित और असिंचित फसलों के विषय पर कुछ प्रश्नावली तैयार कर सकते हैं। किसानों से विचार विमर्श के लिए प्रश्नावली के अनुसार सूचना एकत्र की जाती है और छात्रों की विभिन्न टोलियां बना करके आंकड़ों को एकत्रित कर सारणीबद्ध करना, फसलों, सिंचाई साधन आदि को विभिन्न रंगों से दिखाया जा सकता है। भूमि उपयोग, मिट्टी, भू आकृतियों आदि के मानचित्रों को एक दूसरे पर अध्यारोपित कर संयुक्त मानचित्र बनाया जा सकता है। इन आंकड़ों और मानचित्रों का विश्लेषण करके अपनी रिपोर्ट तैयार करें। इस रिपोर्ट में उपयुक्त मानचित्र को दर्शा सकते हैं। प्रदूषण, प्रकार एवं कारण एवं उसका बचाव, मतलब कि प्रदूषण, उसके प्रदूषण के प्रकार, क्या कारण हैं और उसके क्या बचाव हैं। प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। प्रदूषण के अंतर्गत मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण प्रमुख है। स्थानीय स्तर पर प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी किसी कारखाने अथवा किसी चौराहे का चयन कर सकते हैं। रासायनिक पदार्थों के प्रयोग के द्वारा हुए प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए कृषि क्षेत्र या उसके निकट जलाशय का भी चयन किया जा सकता है। प्रदूषण के कारण तथा प्रदूषित करने वाले ठोस अवशिष्ट पदार्थों के बारे में जानकारी क्षेत्र के लोगों से बातचीत के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रदूषण फैलाने वाले कारक, आसपास के क्षेत्रों पर प्रदूषण का प्रभाव, लोगों के द्वारा झेली गई कठिनाइयाँ तथा मिट्टी के अनुपजाऊ होने के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। क्षेत्रीय अध्ययन में वायु तथा जल प्रदूषण का अध्ययन मुख्य रूप से किया जा सकता है। साथ ही स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को भी निर्धारित किया जा सकता है। प्रदूषण अध्ययन में प्रदूषित क्षेत्र को निर्धारित कर शिक्षकों की मदद से छात्रों का समूह बना करके आवश्यक आंकड़ों को एकत्रित करना चाहिए। क्षेत्रीय अध्ययन के बारे में प्रस्तुत इस प्रकार के प्रतिवेदन से जहां एक और समस्या की समन्वित समाधान के उपाय सामने आएगा, वहीं दूसरी ओर सूक्ष्म स्तर पर उस क्षेत्र के अध्ययन में भी सहायता मिलेगी। इस प्रकार के अध्ययनों से स्थानीय समस्याओं को नियंत्रित करने में भी सहायता मिलती है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। इन प्रश्नों को उत्तर आपको वीडियो में ही देखना है, जिससे कि आपको बार बार समझ में आए, जिससे कि आप इसको बहुत ध्यान समझ सकें और इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिए। चलिए हम मिलेंगे एक नए लेसन में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी जरूर बजाइए। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।